नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण के चुनाव के दौरान ताबड़तोड़ नक्सली हमले हुए और लगातार नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच जो मुठभेड़ के दौरान लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर वोट डाले, तकरीबन 72% वोटिंग हुई है। ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए बहुत बेहतरीन संकेत और संदेश है। नक्सलियों कि बार बार धमकियों के बावजूद मतदाताओं ने यह दिखा दिया कि गोली और बंदूक किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोक नहीं सकती। एक तरीके से जो मतदान से ठीक पहले आईईडी ब्लास्ट करके नक्सलियों ने बस्तर इलाके में एक तरीके से दहशत फैलाने की कोशिश की थी। उसमें 2 मतदान कर्मी और 2 सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से कल घायल हुए थे। लेकिन सुबह से जब वोटिंग आज शुरू हुई तो लगातार लोग घरों से निकल रहे थे। इस दरमियान बस्तर और दुर्ग संभाग में कई जगह नक्सलियों ने हमले किए, गोलियां चलाईं। नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान एक AK-47 भी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। इसका मतलब यह है कि नक्सलियों के हाथ बेहद घातक हथियार है उनके पास। ये हथियार कहां से आ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि केंद्र और राज्य की दोनों सरकारें इस बात का दावा करके अपनी पीठ ठोकती आई हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म कर दिया है, नक्सलियों पर काबू कर दिया है। अब जैसे जैसे चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी पर नक्सलवाद को बढ़ाने और जो इधर उधर का नाजायज पैसा है वो नक्सलवाद में लगाकर राजनीतिक लाभ लेने की आरोप भी इस दौरान लगे। छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर आज पहले चरण में चुनाव था और जो अगला चरण है वो 17 तारीख को मध्य प्रदेश के साथ में होगा। उसमें 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कुल 90 सीटों वाली इस विधानसभा में आज जो सबसे ज़्यादा खतरनाक इलाके थे नक्सल प्रभावित, उनमें वोटिंग हुई है। 20 सीटों पर 12 सीटें बस्तर संभाग की और 8 सीटें दुर्ग संभाग की। और इस दौरान के न्यूज़ की टीम चप्पे चप्पे पर रही। हमारे रिपोर्टरों ने उन घटनाओं को बहुत करीब से कवर किया और कुल मिलाकर, लेकिन शाम होते होते जो ये नक्सल प्रभावित एरिया हैं वहाँ 3 बजे तक ही वोटिंग थी, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक, क्योंकि अंधेरा होते वहाँ खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए वहाँ वोटिंग का समय यही रखा गया था। इन सब के बावजूद बहुत अच्छा टर्नआउट हुआ है, तकरीबन 71% ये जो आया है। और इसी तरीके से मिजोरम में आज एक चरण में सभी 40 सीटों के लिए वोट डाले गए। मिजोरम में भी धुआंधार मतदान हुआ है, 75% वोटर निकल कर आए हैं। ये एक संकेत, एक आम तौर पर अगर देखा जाए तो ये संकेत दे रहा है, 2 तरीके के संकेत प्रचंड वोटिंग देती है। या तो भयंकर सत्ता परिवर्तन होता है, प्रचंड सत्ता परिवर्तन होता है, या फिर प्रचंड सत्ता समर्थन होता है। क्योंकि 5 साल मिजोरम की सरकार मिजो नेशनल फ्रंट और NDA के साथ बन चुकी है, तो राजनीतिक विश्लेषक इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार शायद बहुत प्रचंड तरीके से वहाँ सत्ता बदल सकती है। छत्तीसगढ़ को लेकर बहुत सारी बातें थी। चुनाव से ठीक पहले महादेव ऐप का मामला आया, मुख्यमंत्री पर 508 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा, सट्टाबाजी घोटाले का आरोप लगा। इन सब के बावजूद जो ये वनवासी एरिया है, आदिवासियों का एरिया है, बस्तर और दुर्ग संभाग में वोट पड़े हैं और जमकर पड़े हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हैं। दूसरी तरफ जहाँ एक तरफ वोटों को लेकर राजनीतिक दल एक एक वोट के लिए जूझते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ 2024 और बाकी बचे जो 5 राज्य हैं इनको लेकर इंडिया वाले गठबंधन के घटक JDU के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की विधानसभा के इस शीतकालीन सत्र में एक प्रस्ताव पेश कर दिया कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए। और नीतीश कुमार का निशाना अर्जुन की आंख की तरफ ही लगा है। अर्जुन की आंख यानी 2024 का चुनाव। छह तस्वीरें आपको दिखाते हैं दिन में। जिस तरीके से आपने देखा होगा किस तरीके से वहाँ छत्तीसगढ़ में वोटिंग हुई है। ये परवाज पखाजूर इलाका है, नक्सली एरिया है, कांकेर है, यहाँ खूब हिंसा
हुई है। सुकमा, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, अंतःगढ़, ये वो इलाके हैं जो ठेठ नक्सली वाले इलाके हैं। राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह चुनाव लड़ते हैं। इसी तरह कई वीआईपी जो लोग हैं वो भी चुनाव इन इलाकों से लड़ रहे हैं। लेकिन कांकेर, पंखाजूर में कल जो आईडी विस्फोट हुआ था इसी इलाके में हुआ था। आज भी वहाँ काफ़ी सतर्कता रही। कांकेर में, सुकमा में, दंतेवाड़ा, ये कुख्यात हैं, नक्सली हमले के लिए कुख्यात इलाके हैं। यहाँ भी लोग निकले, आप लंबी लंबी लाइनें देख सकते हैं। लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी आहुतियां डालने के लिए बड़े पैमाने पर लोग निकले। लंबी लाइनें सुबह से ही, अगर देखा जाए तो सुबह पहले 2 घंटों में जबरदस्त वोटिंग, मुझे नहीं लगता कि कहीं इस तरह की वोटिंग होती रही हो। शुरुआती वक्त से ही वोटरों ने जो रफ्तार पकड़ी वो आखिरी तक जाके 71% से ज़्यादा वोटरों ने वहाँ वोट किया। ये एक बहुत अच्छा संकेत है। इसी तरीके से मिजोरम में भी 75% वोट पड़े। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा संकेत और संदेश वाली स्थितियाँ नज़र आ रही हैं। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं। ग्राफिक्स के जरिए वो स्थान आपको दिखा देते हैं जहाँ नक्सली हमले हुए हैं, वो दिखाया जाए कि हमने किस तरीके से इसको संजोया है आपके लिए। जो सुकमा के इलाका है या कोंटा के बंडा मस्जिद मतदान केंद्र में नक्सलियों ने फायरिंग की है। इसी तरीके से जो सुबह 11:15 पर यहाँ नक्सलियों ने फायरिंग की, 10 मिनट तक फायरिंग की और नक्सली और पुलिस में मुठभेड़ हुई है। ये अपने आप में एक हैरत अंगेज घटना थी। यहाँ कुछ सुरक्षा बलों के जवान घायल हुए हैं। इसी तरह इसी सुकमा के ही तालमेटरा और दुलेड़ के बीच में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसी तरह कोबरा जो इनका एक दल है उसके जवानों और नक्सलियों के बीच 20 मिनट तक मुठभेड़ हुई सुकमा में ही। तो यानी सुकमा सबसे ज़्यादा कोशिश की है नक्सलियों ने मतदान को बाधित करने के लिए। इसी तरीके से मिनपा के पास नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है और 2 सुरक्षाकर्मी यहाँ घायल हैं। तो नारायणपुर ओरछा पुलिस स्टेशन के पास जंगली क्षेत्र में एसटीएफ और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। लगातार आप देखेंगे, लगातार नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ के बीच एक तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिम्मत के साथ वोट डाले हैं। और कांकेर में बीएसएफ और बस्तर फाइटर जवानों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ माड़, पंखाजूर और उलिया जंगल में आधे घंटे चली और बांदे में डीआरजी के साथ पानावर के पास करीब 1 बजे दोपहर में मुठभेड़ हुई। बांदे क्षेत्र में नक्सल मुठभेड़ के दौरान AK-47 भी बरामद हुई है। तो अपने आप में एक सारी कथा काया कहानियां और सारी पोल खोल देती है। बीजापुर बड़ा कुख्यात इलाका है नक्सलवाद के लिए। पुलिस और माओवादियों के बीच यहाँ जोरदार मुठभेड़ हुई है और ज़बरदस्त मुठभेड़ के बीच बीजापुर के पदेड़ा के जंगलों में 10 मिनट तक मुठभेड़, माओवादियों को पुलिस की गोलियां लगी हैं, ऐसी खबरें हैं। और 2-3 माओवादियों के शवों को उनके साथी उठाकर ले गए, ऐसा देखा गया है, स्थानीय लोगों ने वहां बताया है। तो कुल मिलाकर ये परिस्थिति रही। तो कतई शांतिपूर्वक मतदान तो बिल्कुल नहीं हुआ। इसमें कहीं अगर कोई शासन, प्रशासन, सत्ता या कोई भी, चाहे केंद्र हो, राज्य हो, सरकारें कुछ भी दावा करती हों कि हमने नक्सलवाद मिटा दिया है, तो बिल्कुल ये दावे आज चुनाव के दिन नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ ने साफ तौर पर खोलकर रख दिया है। तो ये पूरी स्थिति परिस्थिति आपके सामने। हमारे साथ हमारे संवाददाता दंतेवाड़ा से शाहनवाज खान जुड़े हैं। शाहनवाज स्वागत। मिंटू सिकदर पंखाजूर से जुड़ गए हैं। मिंटू स्वागत आपका। जावेद खान अंतागढ़ से जुटे हुए हैं और लगातार वो लोग खबरों को कवर कर रहे थे। और वरिष्ठ पत्रकार बस्तर से हमारे साथ विनोद सिंह साहब जुड़े हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, तमाम और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। इन संवाददाताओं के साथ में हम एक शुरुआती बातचीत करके जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वहाँ स्थिति रही है। मिंटू सिकदर के पास जाएंगे। मिंटू जी, आपके पास आ रहा हूँ। कल पंखाजूर में आईडी विस्फोट हुआ, उसके बाद की क्या स्थितियाँ रहीं? क्या वहाँ दहशत थी या लोग नक्सलियों को चुनौती देकर घरों से निकले और वोट डाला? क्या स्थिति, क्या परिस्थिति रही, दर्शकों को बताइए। मिंटू सिकदर। देखिए, आपको बता दूं, नक्सलियों जो है अपना मौजूदगी जो लगातार दर्ज करा रहे हैं। पूरे दिन में ही नक्सलियों ने अपना मौजूदगी जो दर्ज कराया है। बीते कल यहाँ पे नक्सलियों द्वारा आईडी को ब्लास्ट किया गया था।
इसमें 2 जवान शहीद हुए थे, जो कि मतदान के लिए रवाना हुए थे, सर्चिंग टीम थे। उसके बाद आज घटना की बात किया जाए तो आज जो है यहाँ इसके करीब क्षेत्र मिंटू, आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही, आवाज इको कर रही है। मिंटू की आवाज ठीक की जाए। मैं जावेद खान के पास जाऊंगा। जावेद खान, अंतःगढ़ की क्या स्थिति, क्या परिस्थिति, वहां क्या लोगों ने बेखौफ होकर वोट डाले, नक्सलियों ने क्या क्या कोशिशें की, दर्शकों को बताइए जावेद खान। जी, अंतागढ़ में पोलिंग 70% से अधिक हुई है। लोग अपने अपने घरों से काफी मतलब निकले हैं। नक्सली भय के बावजूद भी नक्सलियों ने जबकि चुनाव का बहिष्कार किया था, उसके बाद भी वो किस तरह प्रभावित करते हैं जावेद खान, किस तरीके से वो प्रभावित करते हैं, क्या कहते हैं, क्या कैसे वो डराते हैं, उसके बावजूद इतने लोग निकले? कुछ दिनों नक्सलियों का सबसे पहला तो ये रहता है, बैनर पोस्टर के जरिए जो कैंडिडेट्स रहते हैं उनको चेतावनी दी जाती है। उसके बाद उन कैंडिडेटों को विरोध करने के लिए ग्रामीणों से कहा जाता है, और लोकतंत्र की विषय में कहा जाता है कि लोकतंत्र नहीं है यहाँ पे, इसलिए वोट न करें। ग्रामीणों से इस बार मगर कुछ अलग देखने को मिला है। चुनाव में नक्सलियों ने चुनाव का बहिष्कार तो सीधा नहीं किया, किंतु कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी भी अन्य दल को वोट देने से मना भी नहीं किया। उनका सीधा निशाना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस रही है इस बार। ये कुछ अलग ट्रेंड देखा गया नक्सलियों में। नहीं, क्यों ऐसे? इन दोनों दलों के लोग तो बहुत दावे करते हैं कि नक्सलवाद खत्म हो गया, हमने बहुत वहां पे राम राज स्थापित कर दिया गया। आप लोग ग्राउंड जीरो पर हैं, क्या ऐसा देखने को मिला? क्योंकि मैं तो आज पूरे दिन देखता रहा कि जगह जगह मुठभेड़, जगह जगह गोलियां। जावेद, यही वजह, जी यही वजह है। बीच में अमित शाह आए थे जगदलपुर में अमित शाह ने कहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो वो नक्सलियों को जड़ समय से खत्म कर देंगे। और लगातार कांग्रेस की सरकार में भी लगातार मुठभेड़ हो रही है। बस्तर फाइटर की जो टीम बनाई गई है वो और डीआरजी की टीम लगातार सर्चिंग और गश्त में नक्सलियों को मार गिराने का दावा कर रही है। मुठभेड़ हो रहे हैं। क्या 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 बिल्कुल ठीक बात है, आप सीधे समझ गए। और ये तो अच्छी संकेत है कि भाई ये दोनों जो राष्ट्रीय दल हैं ये कम से कम नक्सलवाद को मिटाने पर तो लगे हुए हैं। ठीक है, कितना मिट पाया कितना नहीं, इसका क्या पॉलिटिकल असर, क्या इनकी बातों का कुछ पड़ा है, या लोगों ने धुआंधार तरीके से इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया है? नहीं, जी बिल्कुल, लोगों ने धुआंधार तरीके से चुनाव में अपना समय दिया है। लोग घर से निकले हैं, और जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है मतदान, उसमें जो जोर से उन्होंने भाग लिया है। नक्सलियों का भय कहीं नहीं दिखा, क्योंकि चप्पे चप्पे में बीएसएफ के जवान और सीआरपीएफ के जितने भी सुरक्षा एजेंसी थी वो तैनात थी। तो यही कारण है कि लोग गांव से अपने अपने घरों से निकले हैं और वोट दिए। जी ठीक है जावेद, मैं शहनवाज खान के पास जाऊंगा। शहनवाज, मुझे बता रहे थे कि 20 वर्षों में कुछ ऐसे तकरीबन 36 मतदान केंद्र हैं जिनमें 20 वर्षों से लोग वोट डालने नहीं आए। मतदान केंद्र तो बनते रहे होंगे लेकिन वोट डालने नहीं आए। शहनवाज, उस इलाके में आज आप गए होंगे, जैसा आप कल मुझसे चर्चा कर रहे थे, क्या स्थिति, क्या परिस्थिति वहां पर रही? जी बिल्कुल, बता दें कि दक्षिण बस्तर का इलाका है और यहाँ पे 3 विधानसभा आते हैं, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कोंटा। अगर हम बात करें कोंटा विधानसभा की, तो कोंटा विधानसभा में जो है घोर नक्सल प्रभावित गढ़ है। बीजापुर घोर नक्सल प्रभावित गढ़ है, दंतेवाड़ा भी नक्सल प्रभावित गढ़ में आता है। और कोंटा विधानसभा में कई विधानसभा ऐसे हैं, मिनपा, सिलगेर, डब्बा मरका, और साथ ही हम किष्टाराम के अंदर की अगर गांव की बात करें तो वहां पर पिछले 20 सालों से 2003 के बाद अब तक 2 दशक बीत चुका है, लेकिन गांव के जो ग्रामीण हैं अब तक अपने मतदान का प्रयोग नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की जो हम नाकामियां बता सकते हैं, क्योंकि 2 दशक बीत गया। 2 दशक बीतने के बाद अगर गांव का एक ग्रामीण जो है मतदाता है अपने मतदान का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो सीधा सीधी सी बात है कि जो प्रशासन है उसके ऊपर एक सवाल उठता है। फिर भी हम बात करते हैं कोंटा की, तो कोंटा विधानसभा में जिस प्रकार से नक्सलियों का भय लगातार देखने को मिलता है, और पिछले कई दशकों से जो अगर बात करें हम 1998 से जब मनीष कुंजाम विधायक हुआ करते थे सीपीआई के, उसके बाद फिर से चुनाव हुआ था लगातार 1998 से आज 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ है। विधानसभा चुनाव में लगातार 24 से 25 सालों में 5 बार में जो है कवासी लखमा यहाँ के विधायक रहे हैं, और इस बार वो मंत्री भी रहे हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश के आबकारी मंत्री भी रहे हैं। लेकिन फिर भी उनके क्षेत्र में इस प्रकार की जो
निकल के आ रही है, नक्सली वाली जो बहिष्कार वाली बातें, आंदोलन वाली बातें, ये कहीं ना कहीं ग्रामीणों को भय के माहौल में रहने को मजबूर कर देती है। इसी का नतीजा है कि पिछले 2 दशक बीत चुके हैं, 2003 के बाद अब तक जो है ग्रामीण जो है अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए। अभी इस बार क्या उन्होंने प्रयोग किया या इस बार भी वही स्थिति रही शहनवाज? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल बता दें कि इस बार प्रशासन जो था एक ये में था कि यहाँ पे वोट होगा। प्रशासन जो था उनके लगातार जो फोर्स जवान थे उनको वहां पे भेजा था, लेकिन जो आज दिन भर की जो खबरें निकल के आई, लगातार फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुई, नक्सली मारे गए, पुलिस के जवान जो थे घायल हुए। इसके बाद उस क्षेत्र में मतदान केवल मिनपा की अगर बात करें तो जो हिडमा है वो नक्सली कमांडर का हेड, उनके गांव में मात्र 10 लोगों ने मतदान किया। अगर हम बात करें दुर्मा की, जहां पे सुबह 11 बजे नक्सलियों ने फायरिंग किया, वहां पे मात्र 19 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। मेहता की अगर बात करें तो वहां पे 23 लोगों ने मतदान का प्रयोग किया। तो इसी तरह का आंकड़ा जो है वहां से निकल गया, जहां पे 200-300 वोटर है। किस्टाराम की अगर हम बात करें तो 890 मतदाता थे वहां पे, लेकिन फिर भी केवल मात्र 100 लोगों ने वहां पे मतदान किया। ऐसे हम दंतेवाड़ा की अगर बात करें, बुरगुम जैसे इलाकों में जहां पे नक्सलियों का डेरा है, उस गढ़ में भी पहली बार इलेक्शन मतदान होने का था। मतदाता एकदम बड़े खुश थे कि वो पहली बार जो मतदान करेंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे, लेकिन फिर भी यही नक्सलियों के भय के कारण जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए। तो कुल मिलाकर शहनवाज ये कहा जाए कि जो हम लोग उत्साहित थे कल कि आज हो सकता है कि मतदान हो जाए, स्थितियां वही 20 सालों वाली बरकरार रहीं। अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। मिंटू सिकदर के पास जाएंगे। मिंटू, कल जहां विस्फोट हुआ था, 2 जवान मारे गए, 2 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और उसके अलावा 2 मतदान कर्मी भी घायल हुए थे, आज वहां क्या स्थिति रही? वहां लोग वोट डालने निकले कि नहीं निकले? बिल्कुल बताना चाहूंगा, वहाँ पे जो है मतदान हुआ है, वहाँ पे परसेंटेज भी बहुत अच्छा हुआ है। वहाँ पे जो जब कल आईडी विस्फोट हुआ था, वहाँ पे जो मतदान केंद्र है वहाँ पे लोग गए हुए थे और वहाँ पे भारी मात्रा में वहाँ मत किए। जहाँ पे हमारे दूसरे संवाददाता, हमारे सहयोगी जो है गोपाल ब्रह्मचारी थी, वहाँ ने ग्राउंड जीरो जो पड़ा हमारे के न्यूज तक पहुंचाई थी। अगर हम आज की बात करें तो आज के दिन जो है नक्सलियों ने काफी उत्माद रहा है, क्योंकि जहाँ एक तरफ उन्होंने पर्चा पे कर, दूसरी ओर मुठभेड़ की खबर भी सामने आई, जिसमें एक जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो घायल हुए थे, उनको कांकेर के लिए रेफर किया गया। अगर चुनाव में जो पर्ची गिरा गया है, जिसमें साफ तौर पे जो पूर्व विधायक रह चुके और जो भी कांग्रेस के वर्तमान की तरफ से जो विधायक प्रत्याशी है उनके खिलाफ उस पर्चे में जिक्र किया गया। उस पर्चे में जो लिखा गया उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। मंतूराम पवार जी को पैसे लेकर लेन देन में आरोप लगा है, साथ ही उनको जन अदालत में पहुंच करने की सजा सुनाई। और जहां कांग्रेस के प्रत्याशी रूप सिंह पटाई है, उनको भी 3 तारीख को जो है जन अदालत में सुनवाई के लिए बुलाया गया है। अब तो देखने वाली बात होगी कि ये दोनों जो तमाम पूर्व विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी है, क्योंकि 3 तारीख को भी इनका रिजल्ट घोषित होगा चुनाव का, उस दिन बुलाना कहीं न कहीं एक बड़ी संकेत दिया जा रहा है, क्योंकि नस्ल जो है लगातार। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तीनों, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मिंटू, शहनवाज और जावेद खान, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। 75% मिजोरम में वोट पड़े हैं और 71 से कुछ ज़्यादा छत्तीसगढ़ के उन इलाकों में वोट पड़े हैं जहां पूरे दिन गोलीबारी हुई है। मतदान से ठीक 1 दिन पहले आईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए, मतदान कर्मी घायल हुए, जगह जगह गोलीबारी हुई, AK-47 जैसे घातक हथियार बरामद हुए। वहां भी 71% वोट पड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिली, कुछ ऐसी भी जानकारी आई कि जिन इलाकों में लगभग 20 वर्षों से वोट ही नहीं, जिन गांवों में पड़ा, इस बार उम्मीद थी कि वहां पर वोट पड़ेगा। हम भी बड़ा आशान्वित थे। ऐसे करीब 36 पोलिंग स्टेशन थे बस्तर और दुर्ग संभाग में, जहां ये था कि इस बार काफ़ी तगड़ा इंतजाम है, वोट पड़ेंगे, लेकिन उन जगह बहुत कम, कहीं 0 तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन जहां 800 वोट हैं, 500 वोट हैं, वहाँ 100 वोट पड़े, कहीं जहाँ 400 वोट हैं वहाँ 10 वोट पड़े, जहाँ 300 वोट हैं 16 वोट पड़े, 23 वोट पड़े। इस तरीके का जो खौफ रहा, और इसकी वजह हमारे सहयोगियों ने बताई कि खौफ की वजह से ऐसा हुआ है क्योंकि लगातार पूरे दिन, थ्रू आउट होल डे,
लगातार लगातार नक्सली हमले होते रहे, मुठभेड़ें होती रहीं और नक्सलियों ने एक विधायक प्रत्याशी और एक पूर्व विधायक को जन अदालत में सजा भी सुना दी। 3 तारीख को नतीजे आएंगे, 3 दिसंबर को एक पूर्व विधायक कांग्रेस के, उनको भी जन अदालत में 3 तारीख को तलब किया गया है। ये बड़ी खतरनाक सूचनाएं भी हमारे सहयोगियों ने दी हैं, क्योंकि जन अदालत का मतलब है, आप समझ सकते हैं कि जन अदालत में नक्सली क्या करते हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा, एक तरीके से बड़ी चुनौती थी। और छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए 20 सीटों पर आज मतदान हो गया। अब बाकी जो 70 सीटें हैं उन पर 17 तारीख को वोट पड़ेंगे। इसी तरीके से मिजोरम में भी 40 की 40 सभी सीटों के लिए वोट पड़ गए। हमारे साथ छत्तीसगढ़ और मिजोरम को समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं तमाम। हम परिचय कराते हैं इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में संपादक रहे, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार श्याम बेताल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका श्याम जी। कमल शुक्ल वरिष्ठ पत्रकार कांकेर से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। विनोद सिंह बस्तर से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, विनोद जी आपका स्वागत। नेवा यादव साहब हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट के एक्सपर्ट हैं, वो जुड़े हुए हैं गुवाहाटी से, उनका भी बहुत स्वागत। उपेंद्र सिंह ठाकुर साहब जुड़े हैं जगदलपुर से, बहुत ही धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मैं श्याम बेताल साहब के पास जाऊंगा। अगर श्याम बेताल साहब अभी शायद नहीं जुड़े हैं, हमें बता रहे हैं, तो हाँ, नेवा यादव जी हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए हैं। मैं विनोद सिंह और जो हमारे उपेंद्र ठाकुर साहब हैं उनसे मैं पहले बात करूंगा। उपेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। एक तरीके से पूरा जगदलपुर एक ऐसा इलाका है, पूरा बस्तर का इलाका, आदिवासी इलाका है, वहाँ क्या स्थिति रही? क्योंकि आज पूरे दिन हम लोग के पास जो दिल्ली में खबरें इस तरह की आती रही कि लगातार पूरे दिन थ्रू आउट डे लगातार हमले हुए। इन हमलों के बीच में भी 71-72% वोट पड़ना, क्या संकेत, क्या संदेश? सत्ता विरोधी लहर, लोगों में उत्साह, या सत्ता के समर्थन में लहर? उपेंद्र जी। उपेंद्र ठाकुर। कमल शुक्ल से ये मेरा सवाल है, मैं अपने सवाल को कमल शुक्ल की तरफ ट्रांसफर कर रहा हूं। कमल शुक्ल जी, ये जो भयंकर मतदान हुआ, भीषण मतदान हुआ, इसको किस तरीके से आप लेंगे? चलिए, मैं बाकी लोग अभी जुड़ेंगे, मुझे लगता है कुछ कंफ्यूजन है कुछ। मैं विनोद सिंह के पास जाता हूं। विनोद सिंह जी, बस्तर से आप जुड़े हुए हैं। विनोद सिंह जी, इतना जो छत्तीसगढ़ में जबरदस्त वोटिंग हुई है तमाम नक्सली हमलों के बावजूद, इसे किस तरह देखा जाए? अनम्यूट करिए विनोद सिंह जी। चलिए बोलिए, तो कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं आपका आवाज? विनोद सिंह जी, मुझे लगता है कि आवाज में दिक्कत है। नहीं, हेलो। हाँ बोलिए विनोद जी। हाँ, फिर से सवाल अपना दोहराइए फिर से एक बार। मैं कह रहा हूं कि 71% वोटिंग हुई है इतने नक्सली हमलों के बावजूद। कल 24 घंटे भी नहीं पहले, मतदान से ठीक पहले आईईडी विस्फोट में 2 जवान शहीद होते हैं, तमाम लोग घायल होते हैं। आज पूरे दिन नक्सली हमलों के बीच इतना ज्यादा वोटिंग, भारी वोटिंग, क्या संकेत, क्या संदेश देती है? संदेश ये है कि अब धीरे धीरे मतदाता जो है बहुत जागरूक होते जा रहे हैं, और इसके लिए जो चुनाव आयोग ने जो हर तरह के प्रयोग किया है और लोगों में जागरूकता बढ़ रहा है, इसके कारण ये जो है ज्यादा मतदाता आ रहे हैं और रुझान बढ़ रहा है ये मतदान की तरफ। और दंतेवाड़ा, जहाँ तक दंतेवाड़ा जिला में भी इस बार 62.5% मतदान हुआ है दंतेवाड़ा विधानसभा में जी। और सबसे कम हालांकि बीजापुर में हुआ है मतदान, 40% ही रहा, 40 से 42% के बीच में बीजापुर विधानसभा में रहा। और कोंटा में भी कुछ कम रहा, 50% के आसपास रहा। बाकी जितने भी बस्तर के बाकी विधानसभा जैसे जगदलपुर है, कांकेर है, कोंडागांव है, हर जगह बढ़िया इस बार मतदान हुआ है, 70% के आसपास हुआ है। और इसका मुख्य वजह यह है कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं अपने मत के प्रति। लोगों में एक जो पहले जो
वो जागरूकता नहीं थी, अब वो बढ़ रही है नहीं, धीरे इसको धीरे। डर लोग अब कहेंगे, सोच रहे हैं डर कि हम दूर हुआ है कि जागरूक हुए हैं कि सत्ता विरोधी लहर है कि सत्ता के समर्थन में लहर? जरा इसको इस तरह बताइए विनोद जी। इस बार जो ट्रेंड है किसी को पता नहीं चल रहा है सत्ता। हालांकि ये ट्रेंड है कि अगर ज्यादा वोट पड़ता है तो सत्ता के विरोध में पड़ता है, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ का जो चुनाव हो रहा है, अभी जो 20 विधानसभा में जो आज जो चुनाव मतदान हुआ है, ये नहीं कहा जा सकता है कि किस पार्टी से कौन आगे है कौन पीछे है। अगर ज्यादा मतदान हो रहा है तो इसका मतलब है कि सत्ता के पक्ष में तो नहीं हो सकता है, सत्ता के विरोध में ही हो सकता है मतदान। अच्छा ठीक है, मैं नेवा यादव साहब के पास जाऊंगा, नॉर्थ ईस्ट से हमारे साथ जुड़े हैं। नेवा भाई, मिजोरम की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, क्योंकि वहां भी 75% वोट पड़ा है और नॉर्थ ईस्ट काफी डिस्टर्ब रहा है पिछले दिनों। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, दर्शक सुन रहे हैं आपको, बोलिए कृपया। देखिए मिजोरम की स्थिति कुछ अजीब तरह का है। यहाँ जबरन बीजेपी चाहती है कि सरकार बना ले, तो पहले से भी इनका कुछ नहीं था और अभी भी नहीं है। और इस बार भी जो इलेक्शन हुआ है उसमें इनको कुछ मिलने वाला है नहीं। मुश्किल से अगर सीट मिलेगा इनको तो 1 या 2 सीट मिल सकता है, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि ये इतने भयभीत हैं लोगों से, क्योंकि मणिपुर की घटना को लेके काफी कुछ मतलब इनका बीजेपी के जो हालत है वो ठीक नहीं है। अभी पिछले 30 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिजोरम में एक सभा को संबोधित करना था। बिना कुछ कारण बताए इन्होंने सभा में नहीं गए और बंद कर दिया सभा, क्योंकि ये जा ही नहीं पा रहे थे वहां। इनका इतना विरोध हो रहा था, इंटरनली बहुत विरोध है। और ये बाद में इन्होंने एक वीडियो मैसेज मिजोरम वासियों को दिया कि मैं मिजोरम के साथ हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तमाम जुमलेबाजी करके इन्होंने मैसेज भेजा। लेकिन उसका कोई इफेक्ट मेरी इंटरनल रिपोर्ट ये है कि इनका बीजेपी का वहाँ अस्तित्व एकदम से ही नहीं। नेवा जी बिल्कुल, मैं आप चूंकि वहाँ की स्थिति को बहुत अच्छी तरह जानते हैं इसलिए आप ठीक ही बात कह रहे होंगे। मेरा प्रश्न ये है कि 75% वोट वहाँ पड़ा है मिजोरम में, ये क्या संकेत दे रहा है? क्या जो मौजूदा एमएनएफ और एनडीए की सरकार है, हालांकि अब एमएनएफ ने कह दिया कि वो एनडीए के साथ नहीं रहेगा, क्या संकेत दे रहा है? कांग्रेस क्या वहाँ अप हो रही है? क्या परिस्थितियां हैं वहाँ की? यहाँ की जो ट्राइबल बहुल जो जनजाति है जो मिजोरम में, उसमें भी ट्राइबल है, वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, और उनका धर्म अलग है, उनका एथिक्स अलग है, उनका क्लासिफिकेशन बिल्कुल अलग है। वो अपने केंद्र सरकार से कुछ फायदा मिले और ये कह पाए कि मेरा सर मिजोरम में भी मेरी सरकार है, इसलिए वो वहाँ थे वो। लेकिन आज के डेट में इनकी जो नीति है, जो आइडियोलॉजी है, उसको देख के वो एमएनएफ ने ऑलरेडी इनसे नाता तोड़ लिया है। और आज अभी अगर जो 75% जो वोटर हुआ है यहाँ, उस वोट में इनका जो वोटिंग पैटर्न है, वो वोटिंग पैटर्न में बीजेपी को थोड़ा सा ही वोट मिलेगा। जैसे 10% मिल जाए या 10 से 15% से ज्यादा इनको वोट मिलने वाला नहीं। बाकी वोट जो है वो विभाजित होगा एमएनएफ और कांग्रेस में। अच्छा, एमएनएफ मतलब मुख्य टक्कर एमएनएफ और कांग्रेस में है वहां पर, ये कहा जाए? बीजेपी कोई मुद्दा नहीं है यहाँ मिजोरम में, बीजेपी कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, वहाँ एमएनएफ और कांग्रेस में टक्कर दिख रहा है। एमएनएफ और कांग्रेस में दिख रहा है। अगर मिली जुली सरकार बनना होगा, क्योंकि देखिए इंडिया में एमएनएफ भी शामिल है और कांग्रेस भी शामिल है। अच्छा, एमएनएफ इंडिया वाले गठबंधन में आ चुकी है, एनडीए से दामन छुड़ा लिया है उसने। हाँ, छुड़ा लिया है। अब उनका जो अगर सरकार बनना होगा, किसी कारण से अगर सरकार उनको अगर फुल मेजोरिटी नहीं मिलता है, तो ये कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार उन्हीं की बनेगी। ठीक है, ठीक है। इस बीच हमारे साथ इस देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, तमाम बड़े संस्थानों में संपादक रहे श्याम बेताल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार श्याम जी, भाई साहब आपका। छत्तीसगढ़ पर कुछ आपका नज़रिया मैं जानना चाह रहा था। 71% वोट पड़ा है, भयानक तरीके से आज हमले हुए हैं। पूरा दिन मैं देख रहा था कि जगह जगह नक्सली हमले, जगह जगह बवाल झंझट। कल भी एक तरीके से आईडी विस्फोट में जो 2 जवान शहीद हुए। ये 71% वोटिंग बड़ी जिगरे वाला काम है। छत्तीसगढ़ियों को बहुत मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि इतने बवाल के बावजूद वो निकल कर आगे आए। इसे किस तरीके से देखते हैं? आपका कम से कम 5 दशक का लंबा अनुभव है पत्रकारिता का और राजनीतिक पत्रकारिता का खासतौर पर।
कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो नक्सली हमले हुए हैं या जो नक्सली वारदातें हुई हैं, ये कुछ एक क्षेत्रों में हुई हैं। सारे क्षेत्र, बस्तर बहुत बड़ा क्षेत्र है और बस्तर में एक दो जगह पर या तीन चार जगह पर इस तरह से छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं और वो उसको नक्सलियों को यहाँ की जनता का समर्थन नहीं है। इस वजह से लोग नक्सलियों को दूर रखना चाहते हैं और एक क्षेत्र सिर्फ है बीजापुर जहां पर 40% वोटिंग हुई है जी। बाकी सभी जगह अच्छी वोटिंग हुई है। बीजापुर और कोंटा दो ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर 40 और 50% वोटिंग हुई है। बाकी सारी जगह पर अच्छी वोटिंग हुई है और इसका अच्छी वोटिंग होने का मतलब ही यही है कि लोग नक्सलियों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और यही उद्देश्य यहाँ की सरकार, चाहे वो पिछली सरकार रही हो या मौजूदा सरकार रही हो, इन लोगों ने भी नक्सलियों के खिलाफ काफी अभियान छेड़ कर रखे हैं। निश्चित तौर पर नक्सली वारदातें जो हुई हैं उनको हतोत्साहित करने के लिए ही जनता ने इतना अच्छा मतदान प्रतिशत दिया है और बढ़ाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी प्रकार से इस यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो सकता है और नक्सलियों को यहाँ से खदेड़ा जा सकता है। जी, अगर राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण से देखें तो क्या स्थिति, क्या परिस्थिति आपको नजर आ रही? कुछ अभी हम लोग कहने की स्थिति में है क्या? श्याम बेताल जी। जहां तक यहाँ दो प्रमुख दल संघर्ष में हैं, बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस मौजूदा सत्ताधारी दल है और बीजेपी उनका विपक्ष में है और पिछली बार कांग्रेस ने बहुत अच्छे तरीके से बहुमत की सरकार बनाई थी और बीजेपी बुरी तरीके से परास्त हुई थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने काफी प्रयत्न किए हैं, प्रयास किए हैं और बहुत दिनों से उनका जनसंपर्क और प्रचार चल रहा था। मुझे लगता है कि पिछली बार जैसी स्थिति तो नहीं रहेगी, लेकिन ये है कि अभी भी अपर हैंड कांग्रेस का ही माना जा सकता है, क्योंकि उनके चुनावी वादे जो उनके हैं वो बड़े लुभावने हैं और बीजेपी से एक कदम आगे हैं। इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर कांग्रेस रिपीट हो जाए। जनजातीय या आदिवासी इलाकों में ये क्या ट्रेंड क्या रहा है कि कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव रहा है, बीजेपी की तरफ रहा है? पुराना ट्रेंड क्या रहा? आप तो बहुत ही पुराने जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही पुराने राजनीतिक पत्रकार हैं श्याम जी। देखिए, वैसे आज से 20 साल 23 साल पहले छत्तीसगढ़ यहाँ राज्य का निर्माण हुआ। उस समय तक ये पूरा छत्तीसगढ़ कांग्रेस का ही गढ़ रहा है। 2005 में 4 में जो 2003 में, बल्कि 2003 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी की सरकार आई और जो 3 बार 2018 तक मतलब बीजेपी की यहाँ सरकार रही। लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने यहाँ पर काफी प्रयास किया और कांग्रेस की सरकार आई। तो मूलतः तो ये कांग्रेस का ही राज्य रहा है। जब ये मध्य प्रदेश में शामिल था तब भी कांग्रेस की सीटें यहाँ से काफी अच्छी आती रही हैं छत्तीसगढ़ इलाके से। जी तो जी, यहाँ कांग्रेस अच्छी स्थिति में हमेशा रही है। ठीक बात। ये बीच के 15 साल छोड़ करके। हाँ, मतलब बीजेपी का कोई स्ट्रांग होल्ड नहीं है पुराना, कोई ऐसा नहीं कि कोई जैसे आजकल है ना कि भाई बीजेपी की ये प्रयोगशाला, वो प्रयोगशाला, संघ की प्रयोगशाला, वहाँ कोई प्रयोगशाला नहीं खोल पाई बीजेपी कुल मिला के।
ऐसी कोई प्रयोगशाला वाली बात ही नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि पिछले जो 15 साल बीजेपी को मिले, उन्होंने काम तो काफी करके दिखाया। जी जी। छत्तीसगढ़ का स्वरूप बदल दिया। जो एक पिछड़ा राज्य रहा उसको अगले राज्यों में तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी काफी सुधार कर लिया। मतलब कदम ताल करने लायक बना दिया कुल मिला के, ये कहिए आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि अब वो कांग्रेस से कंधे से कंधा मिला करके कह सकती है कि हम भी हैं मैदान में। ठीक बात है। हमारे साथ मिथुन मंडल साहब जुड़े हुए हैं पंखाजूर से। ये वही इलाका है जहां आईडी विस्फोट हुआ था और 2 जवान शहीद हुए हैं कुल मिलाकर। तो वहाँ क्या स्थिति रही मिथुन? आज क्या स्थितियाँ रही? अभी हमने हालांकि इस पर एक अपडेट अपने संवाददाताओं से लिया था, लेकिन आप वहीं पर हैं। क्या परिस्थितियाँ रही? जैसे श्याम बेताल साहब ने कहा कि नहीं, अब लोगों ने जो नक्सलियों का जो कॉल है उसको दरकिनार करके मुख्य धारा में जो लोकतांत्रिक महायज्ञ है उसमें आहुतियाँ देनी शुरू कर दी हैं, और यही है कि 71% वोट पड़ा है। मिथुन मंडल जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए कृपया। जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो 20 सीट का जो पहला चरण का चुनाव 7 तारीख को हुआ है, तो सबसे पहले ये बता दूं, ये जो अंतागढ़ विधानसभा है ये हमेशा से पूरे छत्तीसगढ़ में सुर्खियों में रहा है। अब हम बात कर ले कि यहाँ पे जब मंतूराम पवार लड़े उस समय एक मामला आया था, टेप कांड आया था, ऐसी बड़ी बड़ी मामले आई है। उसके बाद उनका नामांकन से हटाना। इस बार जो है यहाँ पे रेनबो का जो है मतदान केंद्र बनाया गया, बहुत आकर्षण का केंद्र बना पूरे भारत देश में, और छत्तीसगढ़ में पहली बार बहुत जो थर्ड जेंडर है उनको ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। सारे लोग आकर्षित है और सारे लोग आ भी रहे थे। इस बीच बहुत बड़ी दुखद घटना आई कि कल जो मतदान दल यहाँ से अपने अपने बूथ पे जा रही थी तब आईडी ब्लास्ट हुई, और उस समय 3 जो लोग हैं घायल हुए। हालांकि इससे कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, एक जवान जो है घायल हुआ, बाकी सब सुरक्षित है। सुरक्षा का अगर ध्यान दे तो सुरक्षा को लेकर पुलिस यहाँ पे काफी अच्छी थी और काफी अच्छी सुरक्षा। लोग घर से निकले, उन बूथों में अच्छी खासी भीड़ रही। मतदान 70 से 71% जो है यहाँ पे मतदान हुए हैं। हालांकि ये देखा जा रहा है कि इस बार जो है नए यूथ है, सारे लोग हैं, बहुत सारी घोषणाएं हुई है। इस क्षेत्र से कहीं ना कहीं भाजपा की जो ग्रिप है वो ज्यादा दिखने को मिल रही है। ठीक है। हमारे साथ इस बीच निशांत कुमार साहब, वरिष्ठ पत्रकार, पटना से जुड़े हैं। निशांत जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। चूंकि इस मुद्दे के साथ में हमने नीतीश कुमार का भी मुद्दा आज जोड़ के रखा कि एक तरफ यहाँ चुनाव को लेकर जंग छिड़ी और नीतीश कुमार ने संधान कर दिया है जो बाकी राज्यों का चुनाव बचा है उसके लिए, और 2024 के लिए बिहार की धरती से संधान कर दिया है। तो मैं एक सवाल छोटा सा लूँगा पहले नेवा यादव जी से, और विनोद सिंह से एक छोटी सी टिप्पणी लूँगा, उसके बाद फिर आप लोगों का धन्यवाद करूँगा। श्याम बेताल जी और निशांत कुमार जी हमारे साथ बने रहेंगे। नेवा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने तो लगभग बता दिया है कि चूंकि अब बीजेपी के लिए नॉर्थ ईस्ट में कोई गुंजाइश नहीं है और नरेंद्र मोदी वहाँ सभा भी नहीं कर पाए, तो ये तो बड़ी खराब स्थिति है। 100% उनकी हालत बहुत खराब है। देखिए, लोगों को अभी हमारी चर्चा हो रही है ना कि 71% वोटिंग हुआ है, और इतने सारे बम विस्फोट के बाद भी, नक्सलियों के बावजूद भी हुआ है। आप अभी सवाल, हमारी चर्चा ये हो रही थी ना जी, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, मतलब साफ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब साफ है। लोगों को ये इनकी तानाशाही के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के बारे में लोगों को पता चल गया है। अब ये हिटलरी, देखिए, हिटलर पढ़े लिखे तानाशाह और छिछोड़ेपन तानाशाह में अंतर होता है। ये हिटलर क्या किए थे जर्मनी में, हिटलर का क्या हुआ? हिटलर ने डेमोक्रेसी का आड़े में इलेक्शन लड़ने के बाद हिटलर ने सारा कुछ कर दिया। वो पढ़ा लिखा था, उन्होंने किया। वो सीधे जो तानाशाह होता है, पढ़े लिखे तानाशाह होते हैं, वो करते हैं, वो सीधे आपको जेल में डाल देंगे। आपसे अगर पीछा छुड़ाना है तो सीधे जेल में डाल देंगे या गोली मार देंगे। मतलब तानाशाह तो तानाशाह है, पढ़ा लिखा हो गंवार का क्या मतलब है? उसका कोई मतलब नहीं। तानाशाह तो तानाशाह है। हिटलर कोई अच्छा आदमी नहीं था, ये माना गया विश्व में। नेवा जी, मैं एक बात बताता हूँ, आप इसमें साधारण सिंपल सी बात करता हूँ। इंदिरा गांधी इमरजेंसी के टाइम में, इंदिरा गांधी भी इमरजेंसी में हमारे नेताओं को तानाशाही की उन्होंने भी नहीं तानाशाही की थी, लेकिन उन्होंने अपनी माँ को, बहन को
उसके मंत्री को, किसी को उसके बदनाम नहीं किया, बदनाम करके उसको छिछोड़ापन नहीं किया था उन्होंने। हिटलर ने मारा, गोली मारा, सबको गैस चेंबर में डाल के मार दिया यहूदियों को, वो ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ये हो रहा है कि छिछोड़ापन, तानाशाही हो रहा है। चलिए खैर, वो तो एक अलग अलग स्थितियां परिस्थितियां, उस पर कभी चर्चा करेंगे। आज चुनाव पर हम बात कर रहे हैं। और विनोद सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद फिर मैं विषय मेरा नीतीश कुमार हो जाएगा। और विनोद सिंह, क्या आदिवासी इलाकों में ये बार बार देखा जा रहा है, जैसे श्याम बेताल जी ने कहा, बहुत ही अनुभवी पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये स्ट्रांग होल्ड कांग्रेस का ही रहा। जब मध्य प्रदेश था तब भी कांग्रेस को यहाँ से सीटें खूब अच्छी मिलती थी। ये बीजेपी के बीच में प्रयोगशाला कहिए, जो भी साला कहिए, 15 साल रही। इस बार की क्या स्थिति परिस्थिति ग्राउंड जीरो पर दिख रही है? नहीं, उनका देखिए, इनका वो जितने भी जुमलेबाजी हो रहा है, जो पहले से वादा कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, लोगों को समझ में आ गया है। सिंपल बात ये, कितनी झूठ बोलते हैं, कितने झूठ बोलते हैं, कितने झूठे आश्वासन देते हैं लोगों को। नहीं, विनोद जी से, नेवा जी आप कृपया, मैं आपको रोक रहा हूं, आपकी बात आ गई। विनोद जी से सवाल है मेरा। विनोद जी जल्दी बोलिए कृपया, अनम्यूट करिए, आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं। विनोद जी को हम सुन नहीं पा रहे हैं, मजबूरी में हमें धन्यवाद करना पड़ेगा। हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए प्लीज। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, श्याम बेताल सर ने जो भी बातें कही सही बात है। सही में ये छत्तीसगढ़ जो है कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन 15 साल में बीजेपी ने जो विकास के कार्य किए हैं, और 5 साल भूपेश बघेल का जो कांग्रेस की सरकार रही है, इसमें भी ऐसा नहीं विकास नहीं हुआ है। लेकिन लास्ट में मैं यही बात बोलूंगा कि जो 1 महीना पहले जो वस्तु स्थिति थी छत्तीसगढ़ की, वो स्थिति आज नहीं है। जैसे लग रहा था एक तरफा कांग्रेस यहाँ से जीत रही है, वो स्थिति नहीं है। अब फाइट की स्थिति है, बस्तर में भी फाइट की स्थिति है। बस्तर में भी आप समझ लीजिए कि कम से कम 50-50 की स्थिति में बीजेपी आ चुकी है। बाकी मैदानी एरिया में कर्ज माफी का जो असर ज्यादा रहेगा, तो फिर कांग्रेस वहां से अच्छा लीड करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विनोद सिंह, बहुत शुक्रिया नेवा यादव साहब, मिथुन मंडल आपका भी बहुत शुक्रिया। श्याम बेताल साहब और निशांत कुमार हमारे साथ बने रहेंगे, और हम अब अपने दूसरे मुद्दे की तरफ थोड़ा सा रुख कर लेंगे। निशांत कुमार, मैं आपके पास आ रहा हूं। नीतीश कुमार ने आज विधानसभा में प्रस्ताव कर दिया कि बिहार में दायरा बढ़ाया जाए आरक्षण का। वो कह रहे हैं कि जो 50% ओबीसी का था उसे 65% कर दिया जाए, और उसके बाद जो बचा खुचा मसला है ईडब्ल्यूएस वाला, उसको मिला के 75% हो जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि 16% जो दलितों को आरक्षण है उसको 20% कर दिया जाए। क्या बीच चुनाव में, अभी एक पहले चरण का चुनाव हुआ है, मिजोरम में 40 विधानसभाओं का चुनाव हो गया, 20 सीटों के लिए छत्तीसगढ़, उसके बाद पूरी जो 5 राज्यों की बाकी सब विधानसभाएं पड़ी हुई, छत्तीसगढ़ का दूसरा चरण है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तेलंगाना है, और फिर 24 का चुनाव है। नीतीश कुमार ने क्या बिहार से फिर एक तीर छोड़ा है क्या, निशांत कुमार? नीतीश कुमार जी का यह मास्टर स्ट्रोक है। अच्छा, नीतीश जी मास्टर स्ट्रोक है। अभी तो घोषणा की है, जब तक हम लोग बात कर रहे हैं अभी कैबिनेट हो रही है, कैबिनेट से ये पास करके कल परसों में प्रस्ताव भी पारित हो जाएगी। जी बोलिए। हाँ, आवाज जा रही है? हाँ बोलिए कृपया। हेलो, हाँ बोलिए निशांत जी, बोलिए। आपकी आवाज दर्शकों तक जा रही, दर्शक सुन रहे हैं। आवाज कट कट के मिल पा रही है। आप बोलते रहिए, दर्शक सुन रहे हैं आपको। और इसके साथ उन्होंने गरीबों को भी, हेलो, आवाज कट रही है, काफी डिस्टरबेंस हो रहा है। आपकी आवाज नहीं कट रही, आप बोलिए। चलिए मैं श्याम बेताल जी के पास जाता हूं। श्याम बेताल जी, आप तो राष्ट्रीय राजनीति को भी बहुत करीब से देखते हैं, बहुत फॉलो करते हैं, और राष्ट्रीय राजनीति में चूंकि आप राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने पत्रकारिता की है, नीतीश कुमार के इस कदम को किस तरीके से देखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, एक राजनीतिक पत्रकार और संपादक के तौर पर? देखिए, नीतीश कुमार को 2024 का लोकसभा चुनाव दिख रहा है जी, और उनकी हर चाल जो है वो
लोकसभा चुनाव को देखते हुए वो चल रहे हैं और उनका उद्देश्य यही है कि किसी तरीके से बीजेपी को सत्ता से हटा दिया जाए और इसके लिए उन्होंने ये जाति जनगणना कराई अपने राज्य में और इस चीज को देश भर में समर्थन मिला है। खास तौर से जो इंडिया गठबंधन जो है उसके जो दल हैं उन लोगों ने किया है। इस और प्रचारित और प्रसारित भी खूब किया गया है श्याम जी, काफी इसको प्रचारित भी किया गया है। राहुल गांधी हर रैलियों में बोल रहे हैं, बाकी लोग बोल रहे हैं। यहाँ तक कि अभी अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में परसों ये बात कह दी कि हमने कभी जातीय जनगणना का विरोध नहीं किया। जी, इसका मतलब उन्होंने कहना पड़ा, बीजेपी को कहना पड़ा कि भाई हमने विरोध नहीं किया। इसका मतलब कि असर पड़ रहा है कहीं ना कहीं, मतलब इसका प्रभाव वो जानते हैं, इसलिए ऐसा उनको कहना पड़ा है। अब स्थिति ये है कि हर जैसे हमारी सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल ने भी कहा है, अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी कहा है कि जाति जनगणना होगी जी। इसी तरीके से हर राज्य में जहां जहां कांग्रेस की सरकार है या और सरकारें हैं वो जाति जनगणना के लिए तैयार हैं। लेकिन अब इसका क्या असर होता है आगे चल करके ये देखना होगा, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव भी होंगे और अच्छे प्रभाव भी होंगे। तो उसके बीच में कैसे संतुलन बनाया जाता है इन राजनीतिक नेताओं को देखना होगा। नहीं, इसको हम बीजेपी के एंगल से अगर देखें, क्योंकि बीजेपी बस हटो बचो की नीति में है। इसमें वो बीजेपी का कोई नेता कहता है कि भाई इससे तो जाति संघर्ष बढ़ेगा, सामाजिक वैमनस्यता आएगी। प्रधानमंत्री जी भी परोक्ष रूप से इस बातें कहते हैं, फिर अमित शाह रफू करते हैं। बहुत सारे जो ओबीसी नेता हैं बीजेपी के, वो सब एक सुर में कहते हैं कि मैं समर्थन नहीं करते, लेकिन कहते हैं हम इसके विरोधी नहीं हैं। एक शब्द उन्होंने निकाल कर रखा है, वो कहते हैं कि समर्थन करोगे कि नहीं करोगे, कहते हैं हम इनके विरोधी नहीं हैं। मतलब इस तरीके की बातें करते हैं। जो एनडीए के घटक हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, जिनका बेस वोट ओबीसी है, वो खुलकर मांग कर रहे हैं, चाहे अपना दल हो चाहे जो अन्य जो घटक दल हैं, वो सारी खुलकर इस बात को कह रहे हैं। तो क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें होने वाली हैं? और आरक्षण का एक नया ये लेकर आ गए। अब मुझे लगता है बारी बारी से जो राज्य सरकारें आगे बनेगी कांग्रेस की भी, वो सारे लोग इस तरह के आरक्षण की बात करेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये उनके लिए हॉट केक है और वो जानते हैं कि इसका पोलिंग पर, मतदाताओं पर सीधा असर पड़ रहा है और इसका समर्थन करने पर हमें लाभ मिलेगा, विरोध करने पर नुकसान होगा। यही वजह है कि बीजेपी को ये कहना पड़ा कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं। जी, क्या विपक्ष का मुख्य हथियार ये आरक्षण और जाति जनगणना हो सकता है क्या 2024 के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, श्याम बेताल जी? बिल्कुल होगा, 100% होगा। अब इसको कैसे काउंटर करती है बीजेपी ये देखना होगा और बड़ा दिलचस्प भी होगा ये। जी जी, निशांत मेरे साथ आ गए हैं। निशांत, आप अपनी बात कंप्लीट करें। ये आप कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है, ये किस तरह मास्टर स्ट्रोक है? क्योंकि हम देखते हैं हर दूसरे दिन मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक आ जाता है, तो क्या मोदी जी वाले मास्टर स्ट्रोक के बदले हैं? क्योंकि जो दिल्ली का मीडिया जो है या जो नोएडा वाला मीडिया, वो तो हर स्ट्रोक को मास्टर स्ट्रोक ही बता देता है आजकल। मीडिया का तो ये नहीं है, लेकिन यहाँ के नीतीश जी का तो ये मास्टर स्ट्रोक है। अभी श्याम बेताल सर जो बता रहे थे कि बीजेपी भी इससे अलग नहीं है। परसों ये मुजफ्फरपुर आए थे गृह मंत्री अमित शाह जी, तो वो बोले कि जातीय जनगणना तब शुरू की गई थी जब प्रस्ताव रखा गया था जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार थे। वो भी इसको खारिज नहीं कर रहे हैं कि मैंने नहीं किया या अखबारों में छपा है कि वो करे भाई ये इसकी देन बीजेपी ही है, बीजेपी की ही देन है। ये जो एक तरीके भ्रूण बीजेपी का है, बच्चा नीतीश कुमार ने पैदा करवा दिया। सही है ये जी। तो बीजेपी के लिए तो मुश्किल होगी।
अच्छा, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि अभी नीतीश कुमार ने कहा था कि कांग्रेस शांत बैठी है, वो कुछ कर नहीं रही है, 5 राज्यों के चुनाव में है, इंडिया वाला गठबंधन इधर चर्चा में नहीं था बिल्कुल, तो क्या आज विधानसभा में ये पूरा प्रस्ताव पेश करके एक बार फिर गठबंधन को चर्चा में लेकर आ गए हैं क्या नीतीश कुमार? निशांत? नहीं, नीतीश कुमार जी तो जब कहे थे तो वहां कांग्रेस के अध्यक्ष ये खड़गे साहब ने उनसे बात कर ली थी, जब लालू जी और तेजस्वी जी मिलने गए थे। उसके बाद जब ये खबर के बाद तो बात कर लिए थे, प्रेशर तो निश्चित है कांग्रेस पर भी। चलिए ठीक है, एक अंतिम टिप्पणी श्याम बेताल जी की, फाइनल कमेंट श्याम जी आपका इस पूरे प्रकरण पर। जाति जनगणना जो है ये मैं इस पक्ष में हूं कि इससे वास्तव में समाज में संघर्ष की स्थिति बन सकती है। इसको रोकने के लिए भी पहले कुछ उपाय कर लेने चाहिए, तभी इसको किया जाना चाहिए। ये सामाजिक सद्भावना जो है इस पर आंच आएगी। जी जी जी, बहुत शुक्रिया श्याम बेताल जी, बहुत शुक्रिया निशांत कुमार जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वास्तव में ये खतरा तो है, और ये खतरा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई सामाजिक समरसता कहीं वैमनस्यता में न बदल जाए, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि पूरे देश का एक्सरे होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा मर्ज क्या है। अभी राजनीतिक लोग हैं, लेकिन हम जैसे और श्याम बेताल साहब जैसे पत्रकार या आम लोग ये चाहते हैं कि सामाजिक ताना बाना बना रहे, सभी को उनका हक मिलना चाहिए, भरपूर मिलना चाहिए, लेकिन सामाजिक ताने बाने को के टूट जाने, तार तार हो जाने के कीमत पर बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।